हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू प्रिस्टिन क्लासेस। तो 2025 में बेहतरीन रिजल्ट के साथ सभी लोगों का सिलेक्शन होने के बाद अब 2026 की बात है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा कि डोमेन सब्जेक्ट जो है आपका एनसीईटी, आईटीपी, पॉलिटिकल साइंस में पिछले साल के जो सिलेबस हैं और क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके से कुछ ट्रेंड में चेंजेस हुए, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुए थे। बहुत सारे यूनिट आपके सिलेबस से डिलीट किए गए थे, यानी कि आपके लिए काम आसान कर दिया गया कि बहुत कम सिलेबस आपको देखना पड़ेगा अब। और उनके बेसिस पे किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस आज हम लोग करेंगे। साथ ही में पूरे सिलेबस को भी देखेंगे कि क्या सिलेबस है और कौन कौन से वो टॉपिक डिलीट हो गए हैं, अब हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। तो इन सारे चीज़ों को आज हम लोग अपने इस क्लासेस में देखते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या रहा है आपका सिलेबस। अगर आप प्रिस्टिन क्लासेस के अन्य सोशल मीडिया चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो जरूर जुड़िए। यूट्यूब पे आपको ये प्रिस्टिन क्लासेस मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, और ऑफिशियल ऐप जो है प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको कंटेंट मिलते रहेगा, पीपीटी, पीडीएफ, जो भी नई चीज़ें होते रहेंगे मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोर्सेज से जानकारी कुछ चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर से भी जुड़ सकते हैं। तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद अगर देखें हमारे कोर्सेज के बारे में, अगर आपको स्पेसिफिक जानना है कि अगर यहाँ से आप कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो लाइव क्लासेस तो मिलेगा ही भाई, ठीक है। फिर वो लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। मान लीजिए अभी आप क्लास लिए तो एग्जाम तक, मान लीजिए 2 बार 3 बार जितना बार रिवीजन करना चाहें उतना बार रिवीजन कीजिए। उस क्लास नोट्स का पीडीएफ भी मिलेगा आपको, ठीक है। फिर डाउट सेशन भी होगा, कोई भाई दिक्कत हुआ, डाउट हुआ, तो लाइव क्लास लेने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लाइव में जुड़े। इसके बाद स्पेसिफिक एक डाउट सेशन रखा जाएगा जहाँ की आपका सारा चीज़ क्लियर किया जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज भी मिलेगा इसी क्लासेस में, और प्रॉपर गाइडेंस आपके एडमिशन तक जो भी समस्या आएंगी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसमें हमारे पास बैच किस किस का है, आईटीपी बीए बीएड, ठीक है, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड, और लैंग्वेज का जो है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो होता है, और डोमेन बैच सबका है। और सबका जो प्राइस है अभी ऑफर प्राइस सिर्फ कितना है, 2450, ठीक है। ये ओरिजिनल प्राइस है 3500, लेकिन ऑफर प्राइस में आपको सिर्फ 2450 में मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ज़्यादा जानकारी जानना है, कैसे लेना है, क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, इस कॉल पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपका सिलेबस का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न कैसा है। तो पॉलिटिकल साइंस में देखिए टोटल क्वेश्चन हर डोमेन में से क्वेश्चन 28 रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 28 में आपको करना कितना है, सिर्फ 25 करना है। 3 आप छोड़ सकते हैं, मान लीजिए आपको बहुत टफ प्रश्न लग रहा है कोई, तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और मार्क्स कितने हैं भाई, हर क्वेश्चन के, यानी कि आपको 25 ही करना है तो इसमें इंटू 4 कर दीजिए, तो हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स मिल गए, यानी कि 100 मार्क्स आपका हो गया। और करेक्ट आंसर करेंगे यानी 4 मार्क्स। अब निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको गलत अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको छोड़ने का भी तो ऑप्शन है भाई, 3 आप छोड़ सकते हैं, तो इसलिए अब 3-1 का निगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको सिर्फ 25 वही चूज करना है, वही देखना है जो कि आपको एकदम से पता हो। और वो 25 आपको सबसे अच्छे से कैसे पता होगा, जब आप कोर्स में जुड़ेंगे, ठीक है। तो सिलेबस देखते हैं और उसका ट्रेंड देखते हैं भाई। 2023, 24 और 25 का शिफ्ट 1 का हमारे पास अभी तक पेपर था, 25 का शिफ्ट 2 का अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आगे आएगा तो उसको भी ऐड ऑन करके आपको बता देंगे। लेकिन शिफ्ट 1 तक आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके का सिलेबस है, और वो जो चैप्टर है किस चैप्टर से हर साल प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किससे नहीं पूछे जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझना है। तो देखिए पहला जो है आपका सिलेबस में एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। इसमें 2023 में कितने प्रश्न थे, 2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं आपको थोड़ा अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। 2023 में है 2, 24 में कितना है, 4, 2 4, फिर 25 में शिफ्ट 1 में 1 रहा, ठीक है। यानी कि इससे हर साल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहा है, ठीक है, ये समझ लीजिए। दूसरा जो टॉपिक है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, इसमें कितना है, 3 4 3, यानी क्या हो गया, ये इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे हर साल एक तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और 3-4 मतलब समझ रहे हैं ना कि आपका 12 और 16 नंबर, तो इस वजह से ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर देखिए पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इससे भी देखिए 4 2 1, ठीक है। अभी शिफ्ट 2 का अभी आएगा तो उसके हिसाब से आपको बताएंगे, उसमें भी कुछ पूछे हुए होंगे, तो इसमें भी ये टॉपिक भी आपके लिए
वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इस बार भले थोड़ा सा कम प्रश्न पूछा गया, लेकिन इसको आप लोग छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, हुआ क्या था कि इसमें से कुछ जो चैप्टर है वो डिलीट हुआ था, इसलिए भी कम प्रश्न यहाँ से पूछे गए। फिर चौथा टॉपिक जो है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, ठीक है, जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बातें हैं, तो उससे एक एक प्रश्न पहले पूछे गए थे, इस बार 2 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो 23, 24, 25 आप लोग देख रहे हैं। और फिर देखिए चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई कांग्रेस सिस्टम क्या है। सिलेबस अभी हम लोग वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न अभी तक नहीं आए हैं, एक ही बार 24 में एक प्रश्न आए हैं। नॉर्मली इससे बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें देखना है पूरा सिस्टमेटिक रूप से सब कुछ देखेंगे, किसी को छोड़ के नहीं जाना है। मान लीजिए एक भी प्रश्न पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छठा जो है हमारा क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ठीक है, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इससे 23 में 1, 2, 3, यानी कि इससे प्रश्न हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। ये जो इमरजेंसी का फेज था उस टाइम का जो एरा था, उस टाइम की ये सारी घटनाएं हैं। फिर रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, इससे प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन इस बार 3 आ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिससे नहीं भी आ रहे हैं उनको भी देखना है। कभी कभी प्रश्न उससे पहले नहीं पूछे गए, अचानक से पूछे जाने लगते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी टॉपिक अपने एंड से छोड़ के नहीं जाना है। 1-2 क्वेश्चन वहाँ खुद ही बाउंसर मिल जाएगा। इस बार देखिए एक प्रश्न करंट अफेयर्स से आ गए, तो भाई वो छोड़ना है, वो 3 जो छोड़ने की बात है वो वही प्रश्न है, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक, ये देखिए राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, ये पहले था, ठीक है। 24 का पेपर जब तक था तब तक था। 25 का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें ये नहीं है, ठीक। राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट नहीं है इस टाइम। 24 में जब था तो उस टाइम पे एक प्रश्न पूछे गए थे, अब है ही नहीं, तो इससे प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे। डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स से 2, 1, 1, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और रिसेंट इश्यू एंड चैलेंजेस से 24 में 1 और 25 में 1, यानी कि कुल मिला के ये जो पहला यूनिट है आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इससे कितने प्रश्न बने हैं ये देख लीजिए। टोटल कितने बने हैं भाई? 23 में 13, 24 में 17 और 25 में 15, ठीक है, 28 में से, ठीक है। उस क्योंकि आपका 2 यूनिट है, दूसरा यूनिट जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें उससे पूछे गए, ठीक है। तो उसमें चलते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का सिलेबस भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे यूनिट पे जाएंगे, ठीक है। क्या सिलेबस है, क्या हमें देखना है भाई? क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है उसका लगभग चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो वहाँ का सिलेबस है। तो क्लास 12 में एनसीईआरटी में 2 बुक है, तो उसी तरीके के उसी बेसिस पे 2 यूनिट यहाँ पे भी है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट टॉपिक कह लीजिए, वो क्या है? द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, एक दलीय प्रभुत्व का युग। एक ऐसा फेज था भाई जब देश आज़ाद हुआ, तो एक टाइम तक 1967 तक और 77 तक कह लीजिए, ठीक है, एक ही दल कांग्रेस में रहा। तो उस एरा को कहा दिया कि भाई वन पार्टी डोमिनेंस। ये इलेक्शन तो हो रहा है हर साल, लेकिन सरकार वही आ रही है जो पहले था, ठीक है। तो इसका जो पहला 3 जनरल इलेक्शन है, तीनों जनरल इलेक्शंस को स्टडी करना है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई नहीं हुई, इन सबको करेंगे। दूसरा नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे कांग्रेस का डोमिनेंस किस प्रकार से प्रभुत्व बना रहा, उस चीज़ को स्टडी करना है। फिर क्या है? अनइवन डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल, लेकिन भले ही नेशन के लेवल पे कांग्रेस का डोमिनेंस था, लेकिन स्टेट के लेवल पे डोमिनेंस उस तरीके से नहीं देखने को मिलता है। तो उसका स्टडी देख करना पड़ेगा भाई। स्टेट पे बहुत जगह अलग पार्टी के भी गवर्नमेंट बन रहे थे, ठीक है, तो उसको देखना है कि भाई वहाँ पे कैसे बन रहे थे, क्या दिक्कत, भाई तमिलनाडु या साउथ इंडिया में क्यों बन रहे थे, वहाँ पे तमिल मूवमेंट या हिंदी के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चल रहा था उसमें क्या हुआ, क्यों वहाँ पे दूसरी पॉलिटिक्स में डीएमके सब कैसे वहाँ पे जीत जाती हैं। तो ये सब कहाँ से देखेंगे, ये सब इसी टॉपिक में देखना है। फिर एक कोलेशन नेचर ऑफ कांग्रेस, ठीक है, एक फेज ऐसा भी आया कि जब कांग्रेस को कोलेशन करना पड़ा, ठीक है, कोलेशन अलायंस, ये सारा चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। कांग्रेस का गठबंधन और मेजर अपोजिशन पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फिर दूसरा चैप्टर जो है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। देखिए जब हम लोग क्लासेस करेंगे कोर्स में, तो वहाँ पे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से, क्योंकि ये फ्लो में पहले ये आता है, ठीक है, कि पहले देश की समस्या क्या है उसको समझ लें, ठीक है। और एनसीईआरटी को भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे पहले ही है सिलेबस में, लेकिन आपके आगे पीछे इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो नेशन बिल्डिंग इट्स प्रॉब्लम में क्या देख रहे हैं भाई कि कोई राष्ट्र अगर बना है तो उसको बनने में तो एक प्रोसेस लगा होगा, समय लगा होगा। उस समय में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या समस्याएं आई,
उन सारे चीज़ों को देखना है। तो पहले सबसे पहले जो भाई कौन थे, नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने किस तरीके से राष्ट्र को बनाने में क्या निर्माण किया, उनका क्या योगदान रहा है, किस तरीके से उन्होंने समस्याओं का सामना किया उस टाइम पे और समस्याओं का हल निकाला, इन सब चीज़ों को वहाँ पे देखेंगे। फिर भाई हमें पता है कि भाई देश जैसे आज़ाद हुआ उसी टाइम पे पार्टीशन भी हो गया, तो पार्टीशन से क्या क्या समस्याएं आई, लेगेसी ऑफ पार्टीशन, उसको देखेंगे। फिर द चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट, ठीक है, जो पार्टीशन के वजह से जो चैलेंजेस आया कि भाई बहुत सारे रिफ्यूजी बन गए, बहुत सारे लोग माइग्रेट करना पड़ा, तो उनको किस तरीके से सेटलमेंट किया गया, इसके बारे में देखेंगे। और फिर कश्मीर प्रॉब्लम को भी देखना है। भाई कश्मीर तो एक अपने आप में एक अलग आज के समय में भी प्रॉब्लम बना हुआ है। आपको अभी के टाइम में भी पता है कि भाई कश्मीर इशू की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। अभी के रिसेंट टाइम में भी आप लोग देख सकते हैं कि भाई पहलगाम और क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर, ये सब देखे होंगे न्यूज़ में थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। इन सब को हम लोग स्टडी करेंगे। भाई कश्मीर की ये जो वर्तमान समय की प्रॉब्लम है उसकी जड़ कहाँ पे है, गलती किन से हुई, इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर है ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। भाई आज जो देखते हैं 28 स्टेट्स, ये स्टेट्स बने कैसे, क्या स्टार्टिंग में इतने स्टेट्स थे और इसको बनने इतने अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। भाई रहते 14 स्टेट था तो 14 ही रहते, क्यों 14 से डायरेक्ट डबल हो गया, 28 स्टेट्स बनाने पड़े, क्या समस्या है, और 14 ही क्यों बना, 14 से पहले किस तरीके से चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज, लैंग्वेज पे जो आज के टाइम पे भी आप लोग देखते हैं भाई महाराष्ट्र में अलग तरह का लैंग्वेज विवाद चल रहा है, साउथ इंडिया में अलग चल रहा है। तो ये सब विवाद कब से हो रहा है, आज़ादी के पहले से भी था या आज़ादी के बाद हुआ, ये सारी चीज़ों को इस क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको कैसे हम लोग डील करेंगे, इसके बारे में है। तो 5 ईयर प्लान्स कब आया, प्लानिंग कमीशन कैसे आया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान लाया, तो प्लान पहला जो कुछ प्लान था उसका क्या काम था, ठीक है, और उससे क्या फ़ायदे हुए, इन सब चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। और एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर, ठीक है, राज्य क्षेत्र का विस्तार जो हुआ उसको देखना है, ठीक है। द राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, एक समय के बाद नए इकोनॉमिक इंटरेस्ट आए, जो पहले हम लोग का था कि भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे सिर्फ फोकस कर रहे थे, फिर इंडस्ट्री सेक्टर पे, फिर सर्विस सेक्टर पे, तो इस तरीके से क्या नए नए इंटरेस्ट जन्म लिए समय के साथ, उसको देखना है। ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। फेमाइन एंड सस्पेंशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स पॉलिटिकल फॉलोआउट्स, ये आपको इस टॉपिक से डिलीट कर दिया गया है वर्तमान समय में, लेकिन ये तीनों जो है आपके टॉपिक में है। हम लोग एकदम डिटेल में एक एक करके देखेंगे, आपको अभी बस सिलेबस समझना है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखना है और कैसे देखना है, ठीक है, वो भी आपको बताए जाएंगे। फिर है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, यानी कि इंडिया का जो आसपास पड़ोसी हैं उनके साथ कैसे रिलेशन रहे, उनमें क्या क्या समस्या। हम लोग जब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखेंगे तो वहाँ भी थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से भाई कि खास करके जो साइनो इंडियन वॉर हुआ, इंडो पाक वॉर 1965 और 71, इन दोनों को देखेंगे, यानी कि इंडिया चाइना का वॉर और इंडिया पाकिस्तान का वॉर, इन सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और फिर इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाया, वो कैसे बनाया भाई, न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या था इंडिया का। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या इंडिया किसी के अलायंस के, भाई जिस टाइम इंडिया आज़ाद होता है उसी टाइम कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, क्या कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया किसी भी अलायंस के साथ मिल के रहा या इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपना बनाया, ठीक है। तो ये सब सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा इस टॉपिक में। फिर है कि चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस व्यवस्था को चुनौती और उसकी बहाली। कांग्रेस व्यवस्था को एक समय ऐसा भी आया कि भाई कांग्रेस व्यवस्था को, कांग्रेस सिस्टम को चैलेंज किया गया और दूसरा सिस्टम आया, ठीक है। आप लोग देखेंगे 1975 में जब इमरजेंसी लगेगा तो फिर दूसरा कांग्रेस नेशनल लेवल पे जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी, लेकिन वो लंबे टाइम तक रही नहीं। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि कांग्रेस सिस्टम फिर से आते हैं, रिस्टोर होता है। तो कैसे होता है भाई, क्या क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से कांग्रेस जो एक बार डूब गई थी फिर से कैसे वो वापस कम बैक कर ली, वो भी 2 साल में, 2-3 साल में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो नेहरू के बाद राजनीतिक का जो उत्तराधिकारी का लड़ाई चला, एकदम हम बनेंगे, सब मोरारजी देसाई कह रहे हैं हम बनेंगे, इंदिरा गांधी जी का अलग दावेदारी था, लाल बहादुर शास्त्री जी का था, लाल बहादुर शास्त्री जी बने, फिर इंदिरा गांधी जी बनी, फिर मोरारजी देसाई को लास्ट में मौका मिला, ठीक है। तो वो सब क्या हुआ उसको देखेंगे। और
नॉन कांग्रेसियन एंड इलेक्टोरल अपसेट ऑफ 1967, यानी कि 1967 में कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देता है जब लाल बहादुर शास्त्री के बाद। गैर कांग्रेसवाद और 1967 की चुनौती, मतलब कांग्रेस के अंदर ही एक अलग दल बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर कांग्रेस स्प्लिट होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन और पुनर्गठन, और कांग्रेस का विक्ट्री होता है 1971 के इलेक्शन में, फिर से जोरदार विक्ट्री होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इमरजेंसी भी लग जाता है। फिर पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ, इसी टाइम पे इंदिरा गांधी जी अपना जो नारा लगाते हैं पॉलिटिक्स मतलब गरीबी हटाओ, ठीक है। और विपक्ष में कौन नारा लगाते हैं कि इंदिरा हटाओ, ठीक है, विपक्ष के सब लोग मिलकर क्या कहते हैं, इंदिरा हटाओ। फिर नेक्स्ट जाएंगे क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था का संकट, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो ये हुआ कि सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, ठीक है, खोज क्या है भाई, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है या नहीं है, जुडिशरी है या नहीं। एक समय ऐसा है कि जब लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, ना ब्यूरोक्रेसी सही से काम कर पा रही, ना जुडिशरी कर पा रहे, तो इन सब चीज़ों को वो कौन सा समय था वो देखेंगे जी, ठीक है, इमरजेंसी का जो टाइम रहेगा। नवनिर्माण मूवमेंट गुजरात में होता है, बिहार मूवमेंट्स होता है, इन सबसे प्रश्न भी आते हैं आपके बहुत सारा, ठीक है। इमरजेंसी लगा, क्यों लगा, नहीं लगा, तो उसके पीछे का रीजन, लगने के बाद क्या हुआ, लगने के टाइम क्या हुआ, इन सबको यहाँ पे देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, ठीक है, जो एक्स्ट्रा डायमेंशंस यहाँ पे लगाए हुए संविधान में जो दिए गए थे उसका यूज किया गया, और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सही ज़रूरत पे नहीं, ठीक है, अपने फायदे को के लिए किया गया था, ठीक है। आपातकाल का प्रतिरोध और 1977 के इलेक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी, इसको भी देखेंगे। एंड राइज ऑफ सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय इसी फेज में होता है जब ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी सभी लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सभी लोग दम तोड़ने लगते हैं, तब उस टाइम पे कुछ जो नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है एनजीओ टाइप के लोग, उन लोगों का उदय होता है। फिर देखिए एक चैप्टर है आपका रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्षेत्रीय आकांक्षा, मतलब हर जगह पे अलग अलग क्षेत्र का अपना अपना कुछ ना कुछ आकांक्षाएं रहती हैं कि भाई हमारा क्या कहते हैं, पंजाब के अलग आकांक्षाएं रहेंगी, यूपी का अलग रहेगा कि भाई हमारे यहाँ ये चीज़ें हो जाए, या इस तरीके से हमें एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो सारे क्षेत्र का अपना अपना कुछ ना कुछ एक एस्पिरेशन होता है, तो उसके बारे में भाई क्या क्या चीज़ें, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इसी वजह से, क्योंकि भाई जो हमारे मुद्दे को किसी एक पार्टिकुलर रीजन के मुद्दे को कोई उठाएगा तो उस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। भाई डीएमके को फ़ायदा क्यों मिला वहाँ, क्योंकि वो स्पेसिफिक रूप से लैंग्वेज के मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे। राजद को या बाकी जो बिहार में लोग पॉलिटिक्स में आगे बढ़े वो उनको क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक जो वहाँ पे कास्ट के बेसिस पे वो पॉलिटिक्स की जो कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत थी, ठीक है। पंजाब क्राइसिस देखेंगे, एंटी सिख राइट्स जो होता है 1984 में, उसमें क्या हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी के एक तरीके से कहिए तो कहीं ना कहीं यही एक वजह रहा जिसकी वजह से उनका निधन भी होता है। कश्मीर का सिचुएशन को एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, एक ही जगह यहीं पे देख रहे हैं कश्मीर का, ठीक है। चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेस इन द नॉर्थ ईस्ट में तो हमेशा बदहाली रहता है, क्यों होता रहता है भाई, वहाँ पे क्या समस्या है, उनकी डिमांड क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, ठीक है, लोकतांत्रिक का उभार एवं गठबंधन की राजनीति। डेमोक्रेटिक अपसर्ज में क्या देखना है भाई, पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन 1990s, मतलब 1990 के दशक, भाई बहुत ही नेशनल लेवल पे ये समय स्टेबल बिल्कुल नहीं रहा, एकदम से उथल पुथल, एक साल में प्रधानमंत्री बदल जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक साल में प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री 13 दिन के लिए बने हैं, मतलब ये सच समय था। तो इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी, और इसी टाइम में जनता दल का और बीजेपी का उदय होता है। तो वो उदय क्यों होता है, रीजनल पार्टीज और कोलिशन पॉलिटिक्स इस टाइम पे इनकी भूमिका बढ़ती है। भाई जो सेंट्रल पार्टी का सिस्टम था कि कांग्रेस एक पार्टी है नेशनल लेवल की, वही सारे कुछ को देख रही है, वो सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे बदलता है, ठीक है। यूनाइटेड फ्रंट एंड एनडीए गवर्नमेंट्स के योगदान दिखाया जाता है। इलेक्शन 2004 एंड यूपीए गवर्नमेंट्स जो बनता है 2004 में, उस टाइम तक का हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। फिर एक यूनिट है आपका, क्या है, रिसेंट इशूज एंड चैलेंजेस, वर्तमान समय में अभी क्या क्या समस्याएं हैं। तो क्या देखना है, चैलेंज एंड रिस्पॉन्सेस टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण सबसे बड़ी मतलब चैलेंजेस के रूप में भी है, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं तो उनको भी देखेंगे, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी इट्स अपोजिशन, ठीक है, नए इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनते हैं उसके अपोजिशन क्या होते हैं, उसकी समस्याएं क्या है, इन सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके। फिर राइज ऑफ ओबीसीज इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, ओबीसी का नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में जो
उदय हुआ है, खास करके जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद से जो उदय हुआ है, और पॉलिटिक्स में जब जैसे लालू जी सब बहुत सारे नेता, आपके मुलायम सिंह यादव, ठीक, बहुत सारे लीडर्स जब आते हैं तो वो इनका एक जो वर्चस्व दिखाई देता है, तो उन सब का फेज जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। दलित पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, और चैलेंजेस एंड कम्युनलिज्म जैसे अयोध्या डिस्प्यूट, गुजरात राइट्स, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोर्सेस के बारे में एक बार फिर से आपको बता दें, ठीक है, कि कोर्सेज के रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस वो रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, डाउट सेशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। जैसा कि आपको पहले बताया, ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ अभी अवेलेबल है। तो अगर नहीं लिए हैं कोर्सेज तो जल्दी से जल्दी आप बात करके ऑफर प्राइस में 2450 में ले लीजिए, क्योंकि आप कोर्सेज लेते हैं पिछले बार का भी रिजल्ट देख सकते हैं कि जो लोग कोर्स लिए हैं तो वो सब लोग अच्छे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ठीक है, चाहे आप BA B.Ed से करना चाहें, BSc B.Ed से करना हो, ठीक है, BCom B.Ed करना चाहे, चाहे लैंग्वेज से करना चाहें, टीचिंग एप्टीट्यूड से करना चाहें, या किसी भी डोमेन बेस से करना चाहें, नॉन डोमेन बेस से करना चाहें। ठीक है, अब आपका जो दूसरा यूनिट है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो पहली बात तो इसमें भी 2 आपके चैप्टर ही डिलीट कर दिए गए, 2 चैप्टर ही डिलीट हो गया है। तो इसमें ट्रेंड को भी देखते हैं, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स इन कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये प्रॉपर जो चैप्टर है ये नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इससे भी एक आध प्रश्न पूछे लिए जाते हैं, जिसको हम लोग इसमें या इसमें कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पहले देखिए 23 में 2 प्रश्न, 24 में 4 प्रश्न आए थे, लेकिन अभी ये चैप्टर ही डिलीट हो चुका है। ओके, फिर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिटी। तो जब हम लोग डिसइंटीग्रेशन को देखेंगे तो बैकग्राउंड के तौर पे आपको हम कोल्ड वॉर एरा भी बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से नहीं आएगा तो आपको फैक्ट्स रटने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको स्टोरी पता होना चाहिए। भाई कोर्स लेने का आपको ये तो कहानी आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे की क्या क्या घटनाएं हुई थी। डायरेक्ट आपको अगर डिसइंटीग्रेशन बताएं सेकेंड वर्ल्ड का, तो भाई आप समझेंगे नहीं कि सेकेंड वर्ल्ड क्या है, इसलिए आपको ये तो बातें आपको ये भी जाननी जरूरी है। ठीक है, भले सिलेबस में नहीं हो। फिर US डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये भी जानना जरूरी है कि भाई इसके डिसइंटीग्रेशन से हुआ क्या, भले फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इससे वैसे भी पहले भी प्रश्न नहीं आ रहे थे। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, मतलब कोल्ड वॉर के एरा के बाद दुनिया में अल्टरनेटिव सेंटर, इससे पहले 2 ही सेंटर था, USA और USSR, इसके बाद दूसरा सेंटर कौन कौन बना, कौन कौन का उभार हुआ, उदय हुआ, उसको देखेंगे। जैसे भाई यूरोपियन यूनियन को देखेंगे, इसमें आसियान को देखेंगे। ठीक है, इन सब का किस तरीके से योगदान रहा वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चाइना किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाती है, इन सब को देखेंगे। इससे प्रश्न भी अच्छे खासे हमेशा पूछे जा रहे हैं, 2 पहले पूछे गए हैं 23-24 में, 25 में 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। आसियान से भी पूछा गया है, यूरोपियन यूनियन से भी पूछा गया है, आई थिंक एक चाइना से भी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम में साउथ एशिया में, ठीक है, जो हमारे इस साइड में नेपाल में, भूटान में, ठीक है, इंडिया में, इन सब जगह पे क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट किस प्रकार की हैं, किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इन सबको यहाँ पे देखेंगे। एक एक प्रश्न हमेशा इससे पूछे गए, इसलिए आपको ये सारे क्लासेस देखने। इस बार तो शायद नेपाल से प्रश्न पूछे गए थे शिफ्ट 1 में। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड, इससे भी 2 प्रश्न, 1 प्रश्न और दो प्रश्न। ठीक है, यानी कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिसमें कि UN सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब आप लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल टाइप के जो सिक्योरिटी हैं, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स जो हैं, यही प्रश्न भी पूछा गया था कि 3-4 ऑप्शंस आपको दे दिया गया था, उसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में पूछा गया था। 2 प्रश्न इस बार पूछे गए थे, पहले भी 2 और 1। ठीक है, और फिर एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से भी तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ये एक तरीके से रिसेंट इशू है, तो 2 इससे भी पूछे गए हैं। एनवायरनमेंट में भाई बहुत सारे प्रोटोकॉल हुए हैं, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, और आपके क्या कहते हैं फर्स्ट अर्थ समिट, उसमें क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं एनवायरनमेंट्स को बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर को बचाने के लिए, तो वहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो वर्ल्ड लेवल पे जो भी प्रयास किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सिलेबस अभी देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स से एक प्रश्न मान लीजिए सबसे पूछे गए हैं, तो इससे देखेंगे तो 12, 11 और 13, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 2025 में इस तरीके से सेकेंड आपका यूनिट हो गया। एक बार आप इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। तो अभी जो सिलेबस है, पहले वाला नहीं, जो चैप्टर डिलीट हो गया उसका नहीं बात करेंगे, जो है अभी उसका बात करेंगे।
तो पहला क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिटी, कि जो द्वितीय दुनिया किसको कहते हैं, जो सोवियत यूनियन था, तो उसका विघटन जो होता है, कोलैप्स जो होता है, वो कैसे होता है। तो क्या देखिए भाई, न्यू एंटिटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चाहे रसिया बनेगा, जब द्वितीय दुनिया खत्म हुई तो उसके बाद कोई नए नए लोग बने, तो वो लोग जो बने हैं वो कौन कौन थे, रसिया थे, बाल्कन स्टेट थे, सेंट्रल एशियन स्टेट थे, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिज्म इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम, ठीक है, साम्यवादी उत्तर शासन में लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवाद का परिचय, इसको देखेंगे। इंडियाज रिलेशन विद रसिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, मतलब जब पहले सोवियत संघ के साथ मान लीजिए हमारा रिलेशन अच्छा था, लेकिन जब ये डिसइंटीग्रेट होता है, जब टूट जाता है सोवियत संघ, तो उसके बाद के जो देश हैं उनसे हमारा कैसा रिलेशन रहा है, इस चीज़ को हम लोग इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। रसिया से कैसा रिलेशन रहा है, स्टार्टिंग में दिक्कत भी हुआ, बाद में किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, इसको देखेंगे। राइज ऑफ चाइना एज इकोनॉमिक पावर्स इन, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। आसियान देखेंगे। इंडिया चेंजिंग रिलेशन विद चाइना देखेंगे, ठीक है। फिर देखिए साउथ एशिया इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, इसको देखेंगे। डेमोक्रेटाइजेशन एंड इट्स रिवेल्स इन पाकिस्तान एंड नेपाल, ठीक है। साउथ एशिया में क्या चीज़ें चल रही है इसको देखेंगे, ठीक है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका, ये जैसे आपको बताए श्रीलंका में क्या चल रहा है इसको देखेंगे। अगल बगल के सारे देशों में देखेंगे साउथ एशिया में क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से पीस के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, कौन कौन से टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, ओके। फिर देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन यूनिपोलर वर्ल्ड। अब तो भाई जब सोवियत संघ टूट गया तो उसका यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। देखिए पहले के टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले 2 के पहले क्या था, मल्टीपोलर वर्ल्ड था भाई। जर्मनी भी पावर है, यूके के भी एक पावरफुल कंट्री है, फ्रांस भी है, ठीक है। तो वो मल्टीपोलर वर्ल्ड था। उसके बाद बना बाइपोलर, जो कोल्ड वॉर के फेज में, और बाइपोलर के बाद जो कोल्ड वॉर का जब खत्म होता है तब फिर यूनिपोलर वर्ल्ड बनता है। अब फिर से एक तरीके से मल्टीपोलर की ओर जा रहा है, क्योंकि अभी यूनिपोलर क्यों बनता है, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए सिर्फ एक सिंगल सोल पावर बचता है। उसके बाद तो अब देखिए फिर से चाइना का उदय होना, तो एक तरीके से टक्कर दे रहे, रसिया भी अच्छे कंडीशन में पहुंच रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे इसका भाई, यूएन के बारे में देखेंगे। इंडिया का पोजीशन क्या यूएन में चाहते हैं, इंडिया क्या पोजीशन है, क्या इसमें बदलाव चाहते हैं, ठीक है। राइज ऑफ न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स, जैसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ के बारे में देखेंगे। हाउ डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल आर द न्यू इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल गवर्नेंस, इसके बारे में इसमें देखेंगे। फिर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या देखना है, जैसे कि आपको बताए थे अभी ट्रेडिशनल कंसर्न देखेंगे, ठीक है। डिसआर्मामेंट के बारे में देखेंगे। नॉन ट्रेडिशनल में क्या देखेंगे, ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब क्या आता है, ये सब एक तरीके से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन, ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ से देखेंगे। फिर है आपका कंटेम्प्रेरी में क्या है, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें क्या देखना है भाई, जितने भी एनवायरनमेंट मूवमेंट्स हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे उन सबको यहाँ पे देखना है, ठीक है। ग्लोबल एनवायरनमेंट्स के बारे में यहाँ पे देखना है। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर ट्रेडिशनल एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, इस पर देखेंगे। राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल एंड इंडियाज का जो क्या स्टैंड रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट डिबेट्स में, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट जो आपका यूनिट है, लास्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, वैश्वीकरण और उसके आलोचना, ठीक है। उनके आलोचना में क्या क्या आर्गूमेंट्स है उसको देखेंगे, क्या है वैश्वीकरण उसको देखेंगे। वैश्वीकरण के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, इन सारे मैनिफेस्टेशन को देखेंगे, ठीक है। फिर डिबेट्स देखेंगे, नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के परिणामों की प्रकृति बहस करेंगे। जो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन है इसको देखेंगे, ठीक है। इंडिया का क्या रोल रहा है इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का सिलेबस था, ठीक है, यही हमारा आज का सिलेबस है। तो इस सिलेबस को आप लोग को पहले अच्छे समझ लेना है, क्योंकि अगर आप अच्छे 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको सिलेबस देखना है। बाकी कोर्सेज के बारे में जैसा कि आपको बताया, कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने कोर्सेज में नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग लेट हो चुके हैं। आपको कोई भी विशेष जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा वो मैंने अभी भी बताया, फिर से बता देते हैं कि लाइव क्लासेस मिलेगा आपको। वो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल रहेगा, कब तक, जब तक कि आपका एग्ज़ाम
खत्म नहीं हो जाता है, एग्जाम तक रहेगा। ठीक है, क्लास नोट्स भी मिलेगा PDF के रूप में, और डाउट सेशन अलग से भी लगाया जाएगा अगर आप किसी भी बच्चे को स्पेसिफिक डाउट है। टेस्ट सीरीज मिलेगा साथ ही में। ठीक है, और प्रॉपर गाइडेंस का मतलब है कि आपको हर तरीके से किस तरीके से स्टडी करना है, क्या प्रॉब्लम है, आपको एडमिशन में कौन सा कॉलेज चूज करना है, ये सब भी अगर जो चीज़ें प्रॉब्लम होगा वो सारा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। कोर्सेज हमारे पास जो है BA B.Ed BSc B.Ed से करना चाहें, BCom B.Ed लैंग्वेज से, ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड, नॉन डोमेन सब बैच का भी सारे बैच आपको मिल जाएंगे। आपको कोर्स प्राइस जो है अभी ऑफर में चल रहा है, तो जल्दी से आप ले लेंगे। 2450 में भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे नॉर्मल प्राइस फिर आपका वापस हो जाएगा कुछ दिन में 3500, जो कि आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर आप कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो आराम से कॉल कर लीजिए, जान लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए और जुड़ जाइए। क्योंकि अगर आपको भी जाना है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अपनी सपनों की यूनिवर्सिटी में, और अब इसी तरीके से आपको अगर अच्छे प्रॉपर कंटेंट चाहिए, MCQ चाहिए, तो इस YouTube चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और जुड़े रहेंगे। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा ना, तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मज़े में रहिए। धन्यवाद।